गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो सॉल्यूशन फिनिश कर लिए। तो सॉल्यूशन में एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, वो भी बता ही देते हैं कि क्यों छोड़ा जाए, है ना। कि गैस की सॉल्बिलिटी इन लिक्विड, हेडिंग डालोगे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्बिलिटी of gas in liquid। ठीक है, तो यहाँ पे गैस क्या है, एज ए सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, एज ए सॉल्वेंट है। ओके, अच्छा, तो आप किसी भी गैस को क्या कर सकते हो, लिक्विड में आपको डिज़ोल्व कर सकते हो, बशर्ते उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी गैस को आप क्या कर सकते हो, लिक्विड में डिज़ोल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखोगे नेक्स्ट इसमें पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, एनी गैस कैन बी डिज़ोल्व in liquid on applying pressure। आप प्रेशर अप्लाई करके क्या कर सकते हो, गैस को, चाहे कोई भी गैस हो, आप उसको क्या कर सकते हो, लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या है, हम लोग जो पीते हैं पेप्सी कोला, है ना, थंडर, थम्स अप, तो वो सब क्या होता है, उसमें कंप्रेस्ड CO2 होते हैं। क्या होते हैं, CO2। कंप्रेस करने का मतलब ये है कि वहाँ पे CO2 कैसी गैस है, पोलर है या नॉन पोलर है, बोलो। नॉन पोलर होती है, कैसे पता, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो CO2 कैसी गैस है, आपको नॉन पोलर गैस है, जबकि वाटर कैसा मॉलिक्यूल्स है, बोलो, वो कैसा है, पोलर होता है, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो नहीं होता है ना। हम लोग देखा था उसका शेप कैसा होता है, वाटर का बेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आता। ठीक है, तो चूंकि वाटर कैसा हो गया, पोलर हो गया, जबकि CO2 कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो जबकि हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक लॉ पढ़े थे, रूल्स था वहाँ पे कि लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, जो जैसा होता है वैसे को अपने में मिला लेता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि वाटर कैसा है, पोलर है, और CO2 कैसा है, नॉन पोलर है, इसका मतलब CO2 उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन हमें फिर भी CO2 को डिसॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जब प्रेशर अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें उसको अंदर प्रेशर, इसीलिए आप देखते होंगे कि CO2 जो है, या उसको देखोगे जब खोलोगे तो आवाज़, उसमें से प्रेशर गैस निकलती है तेज़ी से, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना। चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं, किसमें, लिक्विड में, कैसे, आप प्रेशर अप्लाई करके। तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो देखते हैं। हेडिंग डालोगे factors affecting solubility of gas in liquid। तो जिसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर। तो अगर गैस पोलर है और वाटर भी कैसा होता है, पोलर है, तब तो फिर क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा, किसके कंपेयर में, नॉन पोलर के। तो लिखोगे पहला पॉइंट, पोलर गैस इज मोर सॉल्युबल than non-polar gas
इन वाटर। क्यों? बिकॉज वाटर कैसा है? वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। वाटर कैसा होता है? या फिर वाटर इज पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो HCl, ये क्या होगा? ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर है या नॉन पोलर है? बोलो। मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस। डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर डायपोल मोमेंट का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर जीरो नहीं है, तब इसका मतलब ये कैसा है? पोलर है। HCl इज मोर पोलर, मोर सॉल्युबल किसमें? वाटर में। क्यों? क्योंकि वाटर भी कैसा है? पोलर है। लेकिन वहीं हम बात करें बट H2, O2, N2, ये सब गैस कैसी है? नॉन पोलर है। ये कैसी है? नॉन पोलर गैस है। ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा या नॉन सॉल्युबल होगा? ये सब भी सॉल्युबल होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस पे क्या होता है? थोड़ा बहुत पानी में डिज़ोल्व होता है। अगर नहीं होगा, अगर ये, तो क्या होगा? एक्वेटिक लाइफ मतलब बचेगा ही नहीं, कि उसमें जो भी आपको पानी में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं सब मर जाएंगे, है ना। तो नॉन पोलर गैस है ये, आर लेस सॉल्युबल। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। पहला हो गया। चलिए दूसरा है टेम्परेचर। सेकेंड है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होगा? तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility decreases। यही वजह है कि हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक जो भी होते हैं उनको कहाँ रखते हैं? कोल्ड प्लेस में रखते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसको सब रीज़न समझे हैं। गैस प्लस लिक्विड दोनों मिला तो क्या बना? सॉल्यूशन, और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होता है। अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पर क्या आया? नेगेटिव आया। एक बात। दूसरा, एंड ऑन डिजॉल्विंग गैस इन लिक्विड, उसकी क्या होगी? रैंडमनेस घट रही है। रैंडमनेस घटने का मतलब इंट्रोपी चेंज का वैल्यू क्या आएगा? इसके बारे में मैंने आपने थोड़ा सा बात किया हुआ है आपको सरफेस केमिस्ट्री में, मैक्सिमम बात आपकी इसकी होगी थर्मो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो डेल्टा इंट्रोपी चेंज का वैल्यू भी क्या होगा? नेगेटिव, बिकॉज सिंस रैंडमनेस क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, अब गिब्स हेल्मैन इक्वेशन जानते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो तो ये पोर्शन भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? ये प्लस, यानी ये पोर्शन क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। ये पोर्शन प्लस है, ये पोर्शन नेगेटिव है। हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, और पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमें स्पॉन्टेनियस होना चाहिए ये प्रोसेस, इसके लिए डेल्टा जी क्या चाहिए? नेगेटिव हो। तो नेगेटिव होने के लिए
इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यानी टेम्परेचर के साथ हम कुछ कर सकते हैं। यानी ये वैल्यू हमें ये नेगेटिव चाहिए, इसके लिए ये वैल्यू क्या हो, बड़ा हो, ये वैल्यू क्या हो, छोटा हो। ये वैल्यू छोटा हो, इसके लिए क्या हो, टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा या कम, हाँ क्या होना चाहिए, हेंस टेम्परेचर शुड बी लो होना चाहिए। ओके चलो जल्दी से नोट कर लो। हो गया। एंड द थर्ड वन इज प्रेशर। तीसरा है, तो प्रेशर के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility increases। ओके चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। ओके चलो अगला अब हम लोगों ने तो हुआ ये कि ये तो हमें मालूम है कौन नेचर मतलब सॉल्बिलिटी जो है गैस की लिक्विड में कौन कौन फैक्टर उसको अफेक्ट करेगा, ये मालूम हो गया। अब सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को क्वांटिटी वाइज डिटरमाइन किया था हेनरीज ने। क्या किया था, क्वांटिटी वाइज, ही कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कितना गैस डिजॉल्व होगी वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में किसने बताया, हेनरीज ने बताया। तो इसलिए यहाँ पे एक लॉ आ जाता है हेनरी लॉज। हेडिंग डालोगे हेनरी लॉज। हेनरीज लॉ। तो इसका 3 स्टेटमेंट है अलग अलग तरीके से, जो मोस्ट कॉमन है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले 2 जो है वो पढ़ेंगे। पहले स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट फर्स्ट, इसका कहना था मास ऑफ गैस डिसॉल्व per unit volume is directly proportional to pressure of gas over लिक्विड सरफेस। यानी मास ऑफ गैस कितना डिजॉल्व होगा ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड सरफेस पे आप प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हो। दैट इज m इज मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी आ गया तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया, m गैस बराबर K इंटू P गैस। तो एक तो पहला स्टेटमेंट के थ्रू हमें यह फार्मूला डिराइव होकर आया। यहाँ पे K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, M क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, और P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड सरफेस। नोट करो जल्दी से, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। हो गया, चलो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ is true for हेनरीज लॉ। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा ग्राफ इसमें सही है, किसके लिए, हेनरीज लॉज के लिए। इसमें से ऑप्शन दिया है पहला
बोलो कौन होगा? तो हेनरी लॉज के बारे में आपको यहाँ गौर करो तो ग्राफ में जो पूछ रहा है यानी इसी स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है, ये एम और पी के बीच में है, लेकिन हमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो एम गैस बराबर के पी गैस है, लेकिन ग्राफ जो पूछा है वो देखो तो लॉग के टर्म में है। तो हमें आपको ये सब बारे में हम गैसेस स्टेट में ही पढ़े थे, तो आपको जिसके बारे में पूछेगा हमको उस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पर देखो तो लॉग के टर्म में पूछा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लॉग वाले टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ऐसे एम गैस बराबर के पी गैस, तो आप क्या करो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो इधर क्या हो गया लॉग एम बराबर इधर क्या हो जाएगा लॉग के इंटू पी, ठीक है। तो इधर क्या हो गया लॉग एम बराबर इधर इसको आप तोड़ो लॉग एम इंटू एन क्या हो जाएगा लॉग के प्लस लॉग पी। तो देखो तो इक्वेशन किसका आ रहा है, ये कौन एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे है, दोनों का पावर कितना है सिंगल। तो देखो तो y बराबर एम एक्स प्लस सी पर नहीं आ रहा है, यानी y बराबर एम एक्स प्लस सी। देखो तो ये क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन तो होगा। तो स्ट्रेट लाइन वाले वाला हमारे पास एक है, दो है, तीन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, लेकिन यहाँ पे मामला फंसेगा हमारे पास इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ पे है लॉग के, यानी ये ग्राफ जो है सेंटर से पास नहीं करेगा, इसलिए ये ग्राफ नहीं होगा। बाकी बचा ये दोनों। तो स्लोप की वैल्यू बात करो तो एक्स के साथ जो एम लगा हुआ है यहाँ पे एम की जगह पे क्या है 1 है, कैसा है पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव जब स्लोप होगा तो एंगल कितना होगा 90 से कम होगा, और तो कौन हो जाएगा इन दोनों में बताओ। ये देखो इसमें 90 से कम है जबकि इसमें 90 से ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। हो गया, चलिए ये था पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 हेडिंग डालो स्टेटमेंट 2। अब जैसी ज़रूरत होगी हम वैसा यूज करेंगे। दूसरा है स्टेटमेंट 2, ये कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas over the लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड सरफेस पे आप जो गैस प्रेशर अप्लाई करोगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, मतलब दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर अप्लाइड ओवर द लिक्विड सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एस गैस बराबर के एच इंटू पी गैस। अब ये जो पी आ रहा है के, ये है हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पे जो है वहाँ पे क्या था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, जबकि ये के एच जो है हेयर, ये के एच क्या है हेनरीज कांस्टेंट है। ओके, जल्दी से यहाँ तक नोट करो तो थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बात करनी है। और हो गया, आइए तो यहाँ पे क्या क्या टर्म है। एक केस तो हो गया हेनरी कांस्टेंट, जो केस क्या है हेनरीज कांस्टेंट है, और ये डिपेंड्स करता है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस पे, और इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी के एच का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमें अब बात करें यहाँ पे और कौन टर्म है एस गैस। एस ये क्या है
सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं? मोल बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। तो बता दो केएच का यूनिट क्या हो जाएगा? देखो तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी ऊपर आएगा एस गैस बाय पी गैस बराबर। तो एस हमको इसका यूनिट निकाला है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का यूनिट क्या? देखो तो मोल पर लीटर। अब नीचे में है प्रेशर ऑफ गैस। अब प्रेशर ऑफ गैस में प्रेशर का क्या यूनिट लिया जा रहा है? अगर हम एटीएम ले या फिर बार ले, अगर एटीएम लिए तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर एटीएम, या फिर बार लेंगे तो मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, अब जिस डिपेंड करेगा कि आपको कैसा वहाँ पे लेना है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन में। अब ये भी कहीं पे ये भी ले सकता है, ये डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ प्रेशर पे। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। तो अब एक चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है बात कि सॉल्युबिलिटी जो है केएच जो है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, KH का जो है टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन हो गया? उल्टा। और टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी किसका के साथ कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहां से ये हो गया कि KH का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इसको आप VVI करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया है। KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा। और टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का रिलेशन कैसा है? उल्टा। इसका मतलब इसके साथ भी हो गया उल्टा, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, चलो तो ये था आपको स्टेटमेंट नंबर 2। जल्दी से नोट कर लो। एंड द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट बताते हैं आपको। ओके, चलिए नाउ 2 स्टेटमेंट हो गया है। स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 विच इज़ मोर कॉमन, जहाँ सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। स्टेटमेंट मोर कॉमन। इसका कहना था कि प्रेशर ऑफ गैस applied over the liquid surface is directly proportional to the मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फिर नया टर्म आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। यहाँ पर अब क्या हो गया? अब कह रहे हैं कि प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हो गैस का किसके? लिक्विड सरफेस पे, वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के। मतलब दैट इज प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, या प्रेशर ऑफ गैस बराबर क्या हो गया? KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हो गया आपको सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फार्मूला, स्टेटमेंट के थ्रू आने वाला फार्मूला। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करो, यहीं पे तो हो ही जाएगा। ग्राफ ड्रॉ तो करो तो P गैस और X गैस क्या ग्राफ आएगा? देखो तो कहाँ से पास करेगा? स्ट्रेट लाइन आ रहा है, y बराबर mx प्लस c, c का वैल्यू 0 है, और इसलिए पास कहाँ से करेगा? ओरिजिन से, है ना। और स्लोप की जगह पे क्या आ रहा है? KH tan थीटा बराबर KH। चलिए, तो ये था स्टेटमेंट नंबर 3। तो हमने 3 स्टेटमेंट पढ़े हैं, तीनों में अलग अलग फार्मूला हैं। ध्यान रखेंगे, आपको जैसी डिमांड होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वैसा उसको यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको हेनरी लॉ। जल्दी से नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलो, तो दो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे टांगे हैं, इनको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे बनाओगे। देखो पहले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एयर कंटेंस 80% N2 एंड 20% O2 बाय वॉल्यूम। याद रहे यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है बाय वॉल्यूम, कहीं क्वेश्चन में दिया होगा, कहीं पर नहीं दिया होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये 80% है या फिर 20% जो आता है ये बाय वॉल्यूम ही आता है, ठीक है। ओके, कहाँ पे? एट 180 प्रेशर, यानी प्रेशर आपको दिया हुआ है टोटल प्रेशर। तो बोल रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन वाटर, आपको KH का वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े थे? तो P गैस बराबर क्या था? KH इंटू X गैस। तो ये कहाँ पे है? इन लिक्विड में बात हो रही है। ये जो है मोल फ्रैक्शन गैस कहाँ है? इन लिक्विड में। और ये क्या है? प्रेशर है, कहाँ? इन या फिर ओवर, प्रेशर ओवर लिक्विड सरफेस। ये दोनों टर्म समझना। ये प्रेशर जो है क्या है? ओवर लिक्विड सरफेस है, और ये प्रेशर कितना है? ये मोल फ्रैक्शन कहाँ है? इन लिक्विड में है। ओके, अब आइए, तो आपको जो है ये जो है 180 में तो टोटल प्रेशर है, और आपको जो है मिक्सचर है किसका? N2 का और O2 का। तो यहाँ पर दो गैस मिलके 180 में पूरा किया है। इसका मतलब ये जो प्रेशर जो उस पर लगेगा क्या वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पूछ रहा है किसका? O2 की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा। किसका? O2 का। तो कैसे निकालोगे? तो पार्शियल प्रेशर निकालने का हम कहाँ पर निकाले? ऊपर नोट करें, अब नोट कर लिए होगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े थे, कुछ याद है? याद होगा कि भूल गए होगे? तो पार्शियल प्रेशर हम O2 का निकाल लेंगे तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। हम लोग ये जो भी बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं? वेपर फेज में बात कर रहे हैं। इनटू P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 देखो यहाँ परसेंटेज बाय वॉल्यूम है दिया हुआ है। तो याद है कुछ? परसेंटेज बाय वॉल्यूम से हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? गैस स्टेट में पढ़ा था हमने, जाके एक बार रिवाइज मार सकते हो। बाय 100 इंटू P टोटल। तो देखो तो कितना आ गया? परसेंटेज बाय वॉल्यूम O2 का कितना है? 20%। यहाँ पे हो गया 20 बाय 100 इंटू P टोटल 1। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक गैस होता तो फिर हम ये 180 लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये मिक्सचर है, O2 भी है और N2 भी है, N2 और O2 दोनों है। इसलिए यानी यहाँ पे हम, और पूछा किसका है? ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। इसका मतलब हमें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो हमको प्रेशर भी किसका लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कितना आ गया? देखो तो 0.2 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से अब देखो तो हमें क्या निकालना है? तो P गैस बराबर KH गैस इंटू X गैस। तो यहाँ पर प्रेशर क्या लोगे? O2 बराबर KH किसका? फिर O2 का। ये किसका दिया होता है? O2 इंटू X मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आ जाएगा कितना? P पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाय KH। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आया है? 0.2, और KH का वैल्यू कितना है? जो रख दो और सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वो आपको मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चल, तो एक हुआ। याद रखना यहाँ पे ये जो है प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर है। अगर एक गैस होगी तब तो फिर वो हम उसी का प्रेशर ले लेंगे, लेकिन जो मिक्सचर होगा तब आप यहाँ पे क्या लोगे? पार्शियल प्रेशर लोगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि ये गैस दिया गया है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और मीथेन, और सबका KH का वैल्यू दिया गया है, और आपको बोल रहा है कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। बड़ा नोट कर लिए? बोलो। तो हमने अभी पढ़ा था कि KH का वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब KH का भी सॉल्युबिलिटी के साथ उल्टा रिलेशन है। तब बता दो, तो हमारा इसका मतलब जिसका KH का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी
कम होगी। इसमें देखो तो KH का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका नज़र आ रहा है, इसका, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। मतलब ऑर्डर की हम बात करें तो क्या होगा, ऑर्डर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आर्गन का सबसे कम होगा। इसके बाद किसका नंबर आ रहा है, CO2 का, और इसके बाद मीथेन का, और सबसे कम देखो तो इसका वैल्यू है 1.8 × 10⁻⁵ है, यानी फॉर्मल सबसे ज़्यादा किसकी सॉल्युबिलिटी होगी, फॉर्मल्डिहाइड की होगी। ठीक है, तो यही था आपको हेनरीज लॉ। इस पर और भी क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास स्टेट बोर्ड का बुक होगा या फिर कोई भी बुक होगा तो उसमें क्वेश्चन होगा, तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान से समझ लेना, समझे होंगे आप लोग, उम्मीद है, और उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन तीनों को यूज़ करोगे। ये नहीं कि सबको सब जगह यूज़ करोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो जहाँ पे क्वेश्चन जैसा पूछ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारा 12th का ये 3rd चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग कौन कौन खत्म कर चुके हैं, आयनिक, उसके बाद स्टेट बोर्ड में आयनिक आपको 12 में है तो हम लोग खत्म कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट। आइए सॉल्यूशन, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज़, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद बच जाएगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स और फिर थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।